फाइन स्टूडेंट, क्लास नंबर 44 इंडियन पॉलिटी। ये लास्ट क्लास है फंडामेंटल राइट्स का। तो इस क्लास में हम लोग आर्टिकल 31C के बारे में समझेंगे और फंडामेंटल राइट्स से संबंधित कुछ जो चीज़ है, जैसे फंडामेंटल राइट्स का क्या क्रिटिसिज्म है, फंडामेंटल राइट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, उसको भी इस क्लास में हम लोग समझेंगे। बट बिफोर डैट सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि क्लास नंबर 43 में हम लोगों ने क्या किया है। तो क्लास नंबर 43 में हम लोग देखे थे राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, और एट द सेम टाइम वी हैव कवर्ड अबाउट आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B, और इस क्लास में हम लोग आर्टिकल 31C को देखने जा रहे हैं, क्योंकि सब कंटिन्यूएशन में है बच्चों लोग, समझ गए ना। और ये आर्टिकल 31C जो है ये DPSP से संबंधित है, जो कि पार्ट 4 में लिखा गया, जो कि आने वाले समय में पढ़ोगे भी। चलो विद दिस वर्ड लेट्स स्टार्ट। देखो एक बहुत फेमस कोट है जी, ठीक है। तो इस कोट में क्या लिखा है कि जब जब आर्टिकल 31C आएगा तब तब आर्टिकल 14 गायब हो जाएगा, भाग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आर्टिकल 31C को बनाया इसलिए गया है कि ताकि आर्टिकल 14, ठीक है, वो भाग सके, वो वहाँ से जा सके। क्यों ऐसा बनाया गया है, क्या कारण है, और क्या इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, सभी चीज़ को समझेंगे हम लोग इस लेक्चर में। तो देखो, एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स अपने आप में जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी आप लॉ बना रहे हो आर्टिकल 31C को डिराइव करके, यानी कि आर्टिकल 31C का जो आर्टिकल 31C है उसको यूज़ करके आप लॉ बना रहे हो इन ऑर्डर टू गिव इम्पैक्ट ऑन DPSP को करने के लिए। तो उस समय यदि कोई भी आर्टिकल 14 का, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का यदि वायलेशन होता है तो उसको वायलेशन नहीं समझा जाएगा और उसके लिए कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। और कहने का मतलब क्या कि पार्लियामेंट को एक तरह से ब्लैंकेट दे दिया गया। हमने देखा कि आर्टिकल 31 के अंदर भी पार्लियामेंट को ब्लैंकेट मिला, आर्टिकल 31B के अंतर्गत भी मिला है और आर्टिकल 31C के अंतर्गत भी मिलेगा। तो देखो क्या क्या लिखा गया यहाँ पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें ये समझना होगा कैसे ये फंडामेंटल राइट्स कैसे DPSP से कनेक्टेड है। तो आर्टिकल 31C ही ऐसा आर्टिकल है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन DPSP से है। देखो क्या चीज़ है, बैकग्राउंड समझो, चीज़ों को समझना होगा अच्छे से। आर्टिकल 31C संविधान में पहले से प्रेजेंट नहीं है बाबू, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो उस समय आर्टिकल 31C कहीं नहीं था। इसको डाला गया 25th अमेंडमेंट करके, संविधान में संशोधन करके, 25th संशोधन करके 1971 में डाला गया। बताओ उस समय का सरकार कौन थी, कौन था उस समय का सरकार? इंदिरा गांधी। अनडाउटली इंदिरा गांधी थी, और इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत में जीत के आई थी, सुनिए ना। तो ये देखो, एज ए रिजल्ट कॉम्प्लेक्स डिबेट एंड डिफरिंग इंटरप्रिटेशन रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए डिबेट खड़ा हो गया कि भाई आर्टिकल 31C को जो इंट्रोड्यूस किया गया है 25th अमेंडमेंट के द्वारा, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो ये इस तरह का डिबेट उस समय खड़ा हो गया था। तो है क्या, किस लिए बना, किस लिए है बच्चे लोग। पार्ट 4 का यदि तुम लोग DPSP देखोगे तो आर्टिकल 39 क्लॉज B एंड आर्टिकल 39 क्लॉज C, ये दोनों आर्टिकल क्या है, तुम्हारा DPSP का हिस्सा है। DPSP का मतलब क्या कि जो तुम्हारा जस्टिसिएबल नहीं है, मगर एक तरह से इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम करता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है स्टेट्स के लिए। पार्ट 4 दैट इज DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें अभी देखेंगे, क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे आर्टिकल 39B में क्या लिखा गया है, आर्टिकल 39C में क्या लिखा गया है। बट देखो, उसको डायरेक्शन देने के लिए, उससे संबंधित काम करने के लिए, जो कि खुद अपने आप में जस्टिसिएबल नहीं है, तो उसको काम करने के लिए, यानी कि आर्टिकल 39 का जो इच्छा है वो पूरा करने के लिए, आर्टिकल 39B और C का जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए आर्टिकल 31C का रचना हुआ है हमारे संविधान में। और यदि उसके वजह से कोई भी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 वायलेट हो जाता है, तो पार्लियामेंट को ब्लैंकेट इम्यूनिटी है। तब वो यदि आर्टिकल 14 और 19 वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, वो अग्रीव्ड सिटीजन। वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी ये होना चाहिए जानने का कि ऐसा क्या बात है आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C में, जिसके वजह से पार्लियामेंट को एक नया आर्टिकल के साथ आना पड़ा, संविधान में संशोधन करना पड़ा।
नहीं होना चाहिए नहीं दिमाग में, बात समझे ना। तो वही चीज़ वहाँ पे लिखा गया है, देखो यहाँ पे, दिस अमेंडमेंट वॉज चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये लाया गया 71 में। सुप्रीम कोर्ट में जानते हो केशवानंद भारती के सबसे वन ऑफ द हिस्टोरिकल जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये मामला उस समय केशवानंद भारती केस में ही पहुंचा था ये, ठीक है। उस समय देखो क्या हुआ फैसला, दिस अमेंडमेंट वॉज चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन द फेमस केशवानंद भारती केस इन 1973। द सुप्रीम कोर्ट 7 जज बेंच, है ना। अब ये 13 वाला वो अलग है, ये दूसरा वाला है। तो दूसरा जो जज बेंच पर बैठा, जिसमें 7 जज बेंच थे, यानी कि दूसरा जो बेंच बैठा बाद में केशवानंद भारती केस के दूसरा केस है ये, तो उसमें 7 जज ने ये कहा, स्टूडेंट, अच्छा सॉरी केशवानंद भारती केस बताओ तो कितना से हुआ था, मेजोरिटी कितना था उसमें, क्या तुम लोग को याद है केशवानंद भारती केस कितना से हुआ था? नो, वही केस के बारे में बात किया जा रहा है। वो 7-6 से हुआ था। देखो तो एक बार चेक करो तो, केशवानंद भारती केस इंटरनेट में चेक करो तो, जिसमें 13 जज बैठे हुए थे, उसमें मेजोरिटी जजमेंट कितने जजेस का था? मेजोरिटी जजमेंट देखो, अपने आप पता चल जाएगा। हाँ देखे ना, बिल्कुल। तो देखो गलती हो सकता है हम लोग से भी, इसलिए देखो 7-6 से हुआ है फैसला। तो इसका मतलब केशवानंद भारती केस भी कितना हिस्टोरिकल है कि जिसमें 13 जज बैठे और 6 एक पक्ष में हैं और 7 एक पक्ष में हैं, तो बहुत भयानक ना। और एक ही जज का जो फैसला होगा पूरा पलट देगा, क्योंकि 6-6 तो बराबर है, एक में कोई आ गया 7 हो गया तो पलट देगा वो। तो इसलिए भी बहुत ही हिस्टोरिकल है। सोचो 13 सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रेन बैठा हुआ है जजमेंट देने के लिए, और उसमें 7-6 हो जाए तो बड़ी बात है ना। तो देखो वो जो 7 जो मेजोरिटी जजमेंट है उसी में ये बात आया था। सुप्रीम कोर्ट 7 जज बेंच अपहेल्ड दैट द ओवरसेट प्रोविजन रिकॉग्नाइजिंग द डीपीएसपी आर वाइटल फॉर इंक्लूसिव एंड रोबस्ट ग्रोथ एंड ऑल्सो सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। भले ही डीपीएसपी जस्टिसिएबल ना हो, यदि डीपीएसपी में कोई वायलेशन होता है तो कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट नहीं जा सकता है, भले वो मैंडेटरी नहीं है, उसके बावजूद भी डीपीएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात रिकॉग्नाइज किया केशवानंद भारती केस में मेजोरिटी जजमेंट ने, बात समझे ना। और कहा कि डीपीएसपी चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए, रोबस्ट ग्रोथ के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए। तो हम कह सकते हैं, तो इसका मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये जो आर्टिकल 31C जो इंदिरा गांधी ने 1971 में इंसर्ट किया संविधान में, उसको अपहेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, दूसरे टर्म में कहा जाए। उसके विरोध में कोई फैसला नहीं सुनाया है। हैंसफोर्थ, इसलिए टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट कैनॉट बी टाइड इन द क्लचेस, यानी कि बार बार आर्टिकल 14, बार बार आर्टिकल 19 यदि गवर्नमेंट देखते रहे तो फिर कॉमन गुड का भला नहीं हो पाएगा, अधिकतर लोग का भला नहीं हो पाएगा, समझे ना। इसलिए इसलिए क्या लिखा गया, माइट हैव समटाइम्स मेक लॉस व्हिच वायलेट्स इक्वलिटी इन ऑर्डर टू अटेन द, ऐसा हो सकता है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाए, राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन हो जाए, ऐसा हो सकता है कि आर्टिकल 19 का वायलेट हो जाए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि डीपीएसपी का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में खास जजमेंट है केशवानंद भारती केस का, ये वाला जजमेंट कि डीपीएसपी को ऊपर रखा गया आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के कंपेयर में, जबकि आर्टिकल 14 और 19 फंडामेंटल राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट भी कई बार चौंकाने वाला जजमेंट देता है स्टूडेंट। क्यों कहो कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? आर्टिकल 14 देखो इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ चीज़ है, आर्टिकल 19 भी इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ चीज़ है, इंडिविजुअल से भी और तुम्हारा एसोसिएट से भी जुड़ा हुआ है। मगर जो डीपीएसपी है वो कम्युनिटी से जुड़ा हुआ चीज़ है, नहीं कम्युनिटी से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो कम्युनिटी ज़्यादा मायने रखता है एज पर द सुप्रीम कोर्ट। बात समझे? यहाँ पे देखो बच्चे लोग, तो सुप्रीम कोर्ट राइटली रिकॉग्नाइज दैट आर्टिकल 14 एंड 19 मे कम इन द वे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो मेजोरिटी जजमेंट था केशवानंद भारती केस का 7-6 से, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ को रिकॉग्नाइज किया कि जो आर्टिकल 39B है और आर्टिकल 39 जो C है, इसके रास्ते में जरूर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 आएगा। जब आर्टिकल 39B का काम कर रहा होगा स्टेट, आर्टिकल 39C का काम कर रहा होगा स्टेट, तो जरूर आर्टिकल 14 और 19 का वायलेशन होने का चांसेस है। तो हमें समझना है कि आर्टिकल 39A है क्या और आर्टिकल 39B है क्या, तो वही लिखा गया है। आर्टिकल 39A क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर अ कॉमन गुड, यानी कि जो मटेरियल रिसोर्सेज है उसका
कम्युनिटी का जो मटेरियल रिसोर्सेस है, मतलब क्या, कोई लैंड हो गया, संपत्ति हो गया, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब देखो ये फैसला कब का है, 70s का फैसला है। तो उस समय हम लोग कौन सा इकोनॉमी फॉलो कर रहे थे? सोशलिस्ट इकोनॉमी ज़्यादा मिक्स थे, मगर सोशलिस्ट की तरफ ज़्यादा हमारा झुकाव था। तो इसलिए कम्युनिटी गुड के लिए, है ना, समझ लो, कम्युनिटी यानी कि कम्युनिटी, किसी के पास बहुत ज़मीन ज़्यादा है, किसी के पास बहुत संपत्ति है, तो स्टेट क्या कर सकती है, उसको लेके इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है कम्युनिटी में। आया समझ में ये चीज़? दूसरा देखो, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रोडक्शन, यानी कि एक ही आदमी के पास ज़्यादा वेल्थ नहीं होना चाहिए, एक ही आदमी के पास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी स्टेट इंटरवीन कर सकती है। तो कहो कि ये दोनों जो 39A और 39B है वो पूरा सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है, डीपीएस पे। आया समझ में? यानी कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल को लागू करने के लिए स्टेट लॉ बना सकती है अंडर आर्टिकल 31C, और उसके वजह से यदि आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, उसके वजह से यदि आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है, तो ये पूरी तरीके से छूट है इस तरह के लेजिस्लेशन को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, वो अग्रीव सिटीजन। आया समझ में? Therefore, philosophically, our constitution being liberal in character, Article 14 and 19 क्योंकि प्रेजेंट है, and elements of social justice as well as Article 39, which was a unique experiment and much needed one for country like India। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, आर्टिकल 14 लिबर्टी का बात करता है, आर्टिकल 19 लिबर्टी का बात करता है, नागरिक का लिबर्टी का बात करता है, बट एट द सेम टाइम आर्टिकल 39 वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल का बात करता है, वो सोशल जस्टिस का बात करता है। दोनों का होना जरूरी है, परफेक्ट बैलेंस होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट रियलाइज दिस रियलिटी एंड ऑर्डर अकॉर्डिंगली बट मेड अ स्मॉल चेंज। मगर सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि ठीक है, यानी कि वैलिड कर दिया ना कि आर्टिकल 31C सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लॉ बनाइए और लॉ के वजह से आपका आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर हर एक चीज़ ही वैलिड नहीं है इस लॉ के अंदर, हर एक चीज़ ही वो अमेंडमेंट में वैलिड नहीं है। तो एक अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया, यानी कि दो प्रोविजन था, आर्टिकल 31C तो ठीक है, मैं दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट किया। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे जैसे कि तुम लोग जानते हो कि आर्टिकल 31C 25th अमेंडमेंट करके डाला गया 1971 में, ठीक है। अब इसमें देखो किसको यस किया सुप्रीम कोर्ट ने, किसको नो किया। तो पहला वाला को यस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। पहला वाला क्या था कि नो लॉ दैट सिक्स टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 39B और C शैल बी वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रवेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। ठीक है, समझ गए बात को? यानी कि कोई भी लॉ बनता है जिसकी वजह से यदि कोई भी लॉ बनता है आर्टिकल 39B के लिए, C के लिए, और वो यदि कंट्रवीन हो रहा है आर्टिकल 14 के साथ, आर्टिकल 19 के साथ, तो ऐसे जो लॉ है उसको नल एंड वॉइड नहीं किया जा सकता है। दैट इज पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डीपीएसपी को भी मेंटेन करना है, डीपीएसपी को बैलेंस करना है। बट सेकेंड वाला जो प्रोविजन था उसको नल एंड वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सेकेंड वाला प्रोविजन था क्या ऐसा, देखो, नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन दैट इज फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ द लॉ ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच पॉलिसी। यानी कि इस तरह का लॉ यदि बनाया जाए तो जुडिशियल रिव्यू से वो क्या होगा, इम्यूनिटी मिल जाएगा उसको, यानी कि वो कोर्ट किसी कोर्ट में नहीं जा सकता। तो कहा कि देखिए आपका पहला वाला प्रोविजन ठीक है, मगर सेकेंड वाला प्रोविजन गलत है, वो क्यों नहीं जा सकता है? जुडिशियल रिव्यू तो बेसिक स्ट्रक्चर होगा, केशवानंद भारती केस में साथ ही चल रहा है ना ये, और उसमें तो बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया गया जुडिशियल रिव्यू को। तो ये बी वाला बात तो हम नहीं मानेंगे, ए वैलिड है, बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, समझे? क्योंकि देखो वही चीज़ है, क्योंकि केशवानंद भारती केस जानते हो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि सेकेंड जो प्रोविजन है 31C का वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, इसको कोई नहीं ले जा सकता, इसको पार्लियामेंट भी अमेंड नहीं कर सकता इस चीज़ को। हाउएवर, मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात रखा केशवानंद भारती केस में कि जो 31 जो C है, पहला जो प्रोविजन है कि 39B के लिए C को इफेक्ट देने के लिए आप लॉ बना सकते हो, वो वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में ना ये चीज़? हाँ, तो देखो यहाँ पे समझो, बिल्कुल वही चीज़ ना है ये 42nd अमेंडमेंट। देखो फिर आप देखो, देखो आप देखो सुप्रीम अभी क्या करेगी इंदिरा गांधी। तो 71 तक तो ठीक था, और इस बात को मुहर केशवानंद भारती केस में भी लग गया कि ठीक है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सेकेंड वाला प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम जुडिशियल रिव्यू तो लगाएंगे।
बट देखो अब इंदिरा गांधी तो इंदिरा गांधी है बाबू, नेशनल इमरजेंसी का टाइम है ये, याद करो। 42nd अमेंडमेंट एक्ट की फिर इंदिरा गांधी। आप जानते हो नहीं 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बदल दी संविधान को। यही 42nd है जिसमें प्रियम्बल को भी अमेंड किए इंदिरा गांधी ने। तो 42nd अमेंडमेंट करके extended the scope of above first provision of Article 31C by including within its protection of any law to implement any of the DPSP, not merely Article 39B और C। अब इंदिरा गांधी ने क्या कर दी इस संशोधन में 42nd में, जो 25th में की थी ना, इसमें क्या की कि जो 31 जो C है प्रेजेंट जो संविधान में है, अब वहाँ से यानी कि डीपीएसपी में बहुत सारा आर्टिकल होगा ना, हर डीपीएसपी के लिए बाबू लॉ बनाया जा सकता है, और यदि वो वायलेशन हो रहा हो तो उसको ब्लैंकेट मिलेगा फिर भी। तो तब फिर जब ये मामला पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि कुछ ज़्यादा हो गया। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या रहा फिर? यदि इस तरह कोई फंडामेंटल राइट्स को आप बर्बाद कर दोगे डीपीएसपी को लीगल इफेक्ट देने के लिए, डीपीएसपी को डायरेक्शन देने के लिए, डीपीएसपी पे काम करने के लिए, यदि सभी डीपीएसपी पे आप इस तरह ब्लैंकेट दे दोगे, यानी कि लॉ जो बन रहा है सभी डीपीएसपी के लिए और उसके ऊपर आपने ब्लैंकेट दे दिया, तो वो भी बात तो गलत है। आ रहा है समझ में ना? तो देखो, इसलिए इंदिरा गांधी बहुत खतरनाक तरीके से इसमें अप्रोच की है। ठीक है, इसने क्या कहा कि बाय इंक्लूडिंग विद इन इट्स प्रोटेक्शन ऑफ एनी लॉ टू इंप्लीमेंट एनी ऑफ द डीपीएसपी, समझ, एनी डीपीएसपी, जो जितना डीपीएसपी सब डीपीएसपी पे लॉ बना सकता है। और उसके लिए आर्टिकल 31C पे वो संशोधन कर दी वो 42nd अमेंडमेंट करके। मगर मिनर्वा मिल्स केस, ये भी ऐतिहासिक केस है 1980 का, तो कहा कि शुरुआत तक ठीक था, 39 30 तक ठीक था, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस तरह बाकी डीपीएसपी पे तो हम नहीं देंगे जो बात है। इसलिए जो एक्सटेंशन है, इस तरह का एक्सटेंशन किया ना कि बाकी डीपीएसपी पे लागू होगा ये 31C, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, इनवैलिड सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया मिनर्वा मिल्स केस में। और मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से एक बहुत अच्छा बात को रखा है, जजमेंट रखा, ऑब्जर्वेशन रखा है कि दोनों का होना जरूरी है। दोनों एक तरह से गाड़ी का पहिया है। हाँ, यदि खाली हम डीपीएसपी पे ही ध्यान दे देंगे तो फिर फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या रह जाएगा? समझ गया? देखो क्रक्स ऑफ द मैटर। तो 31C इसलिए बनाया गया ताकि डीपीएसपी 39B और 39C को डायरेक्शन दिया जा सके, उसको उससे संबंधित लॉ बनाया जा सके, समझे ना? एंड हाउएवर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पार्लियामेंट पास ओवरराइडिंग पावर है और डीपीएसपी को आगे देखने का और फंडामेंटल राइट्स को नीचे करने का, ऐसा पावर नहीं है। बस एक ही प्रोविजन तक सीमित है। यदि कोई भी लॉ बनाओगे, है ना, कोई भी लॉ बनेगा तो जानते हो कि जुडिशियल रिव्यू होगा। केशवानंद भारती केस के बाद ये भी हम जानते हैं, एनी लॉ सो मेड कैन बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एज पर केशवानंद भारती केस। डीपीएसपी और एफआर, देखो ये मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ये ऑब्जर्वेशन था कि डीपीएसपी और फंडामेंटल क्या है तुम्हारा, एक रथ का दो पहिया है, और यदि एक पहिया भी खराब हो जाए तो पूरा रथ बर्बाद हो जाएगा, रथ टूट जाएगा। तो ये एक रथ का दो पहिया है और दोनों का चलना जरूरी है, दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, तभी संविधान का जो एसेंशियल पार्ट है वो पूरा हो पाएगा। ये मिनर्वा मिल्स केस का बहुत ही सुंदर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, हाँ, जजमेंट है। आया समझ में बच्चे लोग? तो मिनर्वा मिल्स केस में हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया ना, खारिज कर दिया ना कि 31C पहले वाला ही ठीक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये 44th अमेंडमेंट जो हुआ है ना, 42nd जो अमेंडमेंट हुआ है, जिसके वजह से आप 31C को सभी डीपीएसपी के लिए आप यूज़ करोगे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वो हमको खारिज करते हैं। तो मेन पार्ट खत्म हो गया विद्यार्थी लोग, जो कॉम्प्लेक्सिटी जो भी था वो खत्म हो गया, अब तो बहुत ईजी। तो एस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, शुरू में हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म, फंडामेंटल राइट्स को लेकर क्रिटिसिज्म भी है, देखोगे नोट्स पे, देखोगे, ध्यान दोगे नोट्स पे। जो भी फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में दिया गया है, हाँ, इसका बहुत ज़्यादा ही क्रिटिसिज्म भी है, अलग अलग क्रिटिसिज्म भी है। और आर्गूमेंट देखो क्रिटिसिज्म का, नंबर 1 देखो कि आपने एक तरफ फंडामेंटल राइट्स दे दिया, मगर कितना एक्सेप्शन दिया उसमें, कितना रिस्ट्रिक्शन दिया। हाँ, Hence the critics remark that the Constitution grants fundamental rights with one hand, यानी कि संविधान एक तरफ फंडामेंटल राइट्स दी है और दूसरे तरीके से कुछ राइट्स को ले भी ली है। तो क्या फायदा हुआ इस तरह का फंडामेंटल राइट्स का? क्योंकि देखते हो जितना भी फंडामेंटल राइट्स पढ़े हो तुम लोग, सब में रीजनल रिस्ट्रिक्शन है। तो फिर ऐसा फंडामेंटल राइट्स का क्या काम है? इसलिए देखो जसवंत रॉय कपूर क्या बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स चैप्टर का नाम नहीं होना चाहिए,
इनफैक्ट इस चैप्टर का नाम होना चाहिए लिमिटेशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, या फिर फंडामेंटल राइट्स एंड लिमिटेशन देयर ऑन, ये होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स है और लिमिटेशन है, ये होना चाहिए ना, बल्कि फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। क्योंकि इतना ज़्यादा आप उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, तो इतना तो कोई भी कंट्री में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है जितना इंडिया में फंडामेंटल राइट्स में रिस्ट्रिक्शन है। आगे देखो, नंबर 1 पॉइंट हो गया। नंबर 2 क्रिटिसिज्म देखो, द लिस्ट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव एज इट मेनली इट्स नॉट कॉम्प्रिहेंसिव एज इट मेनली कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल राइट्स। बोला कि ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है ही नहीं, इसमें केवल पॉलिटिकल राइट्स का ही बात है। हाँ, और भी तो बहुत सारे विषय है, जैसे सोशल राइट्स हो गए, इकोनॉमिक राइट्स हुआ, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, कहाँ बात है किसी भी फंडामेंटल राइट्स में। राइट टू वर्क का कहीं बात ही नहीं है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट का ठीक से बात ही नहीं है, राइट टू रेस्ट का बात ही नहीं है, लेजर का बात ही नहीं है। तो केवल पॉलिटिकल राइट्स तक बात है, ना सोशल राइट्स है ना इसमें इकोनॉमिक राइट्स है। हाँ, दिस राइट्स आर मेड अवेलेबल, जबकि इस तरह का जो राइट्स है, एम्प्लॉयमेंट राइट हो गया, राइट टू वर्क हो गया, सोशल सिक्योरिटी, ये बाकी फंडामेंटल राइट्स में अवेलेबल है दूसरे कंट्रीज सब में, मैं इंडिया में क्यों नहीं है। ऑल्सो जो जहाँ से हम लोग सीखें यूएसएसआर से, वहाँ पे भी इस तरह का प्रोविजन है, राइट टू वर्क, सोशल सिक्योरिटी, इंडिया के फंडामेंटल राइट्स में नहीं है वो चीज़। ये सेकंड क्रिटिसिज्म, इसलिए नो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। तीसरा देखो, क्लैरिटी नहीं है बहुत सारे शब्दों को लेके, जैसे जो लिखा गया वो बहुत ही वेग है, अनक्लियर है, इनडिफिनिट है और एम्बिगियस है, क्लियर मीनिंग नहीं निकलता। जैसे एग्जांपल देखो, बहुत सारे फ्रेज और वर्ड्स यूज किया गया ना, पब्लिक ऑर्डर, क्या होता है पब्लिक ऑर्डर का मतलब, माइनॉरिटी देखो खाली लिख दिया गया, डिफिनेशन ही नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है, तो इस तरह का वर्ड का कोई मतलब ही नहीं दिया गया है, उसका मीनिंग ही नहीं दिया गया है। कॉमन आदमी कैसे समझ पाएगा, कॉमन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कॉमन आदमी के बियॉन्ड है ये चीज़ कि उसको कंप्रीहेंड कर सके, उसको समझ सके। तो इट इज़ अलाइड एट कॉन्स्टिट्यूशन, वही बात है, हर समय एलिगेशन लगता ही हमारे संविधान के ऊपर कि ये जो संविधान जो बनाया है लॉयर ने बनाया है लॉयर के लिए, और जानते हो एवर जेनिंग ने कहा भी था ये चीज़ कि ये पैराडाइज है लॉयर के लिए, लॉयर का ये हेवन है, लॉयर अपने लिए, लॉयर खुद लॉयर के लिए बना रहा है। चौथा क्रिटिसिज्म कि कोई परमानेंसी नहीं है, कोई परमानेंट फिलोसफी नहीं है इसके अंदर, कोई परमानेंट चीज नहीं है इसके अंदर। क्या है देखो, दे आर नॉट सेक्रोसेंट और इम्यूटेबल एज द पार्लियामेंट कैन। बताओ, अब जो भी फंडामेंटल राइट्स आप दिए हो वो भी तो पार्लियामेंट खत्म कर सकता है अमेंडमेंट करके, खाली बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करे, है ना। तो ये बोला कि सेक्रोसेंट नहीं है कोई भी फंडामेंटल राइट्स, ना ही इम्यूटेबल है, क्योंकि पार्लियामेंट कभी भी उसको कटल और एबोलिश कर सकती है। एग्जाम्पल देखो, राइट टू प्रॉपर्टी खत्म कर दी ना पार्लियामेंट 44th अमेंडमेंट करके 1978 में, तो पार्लियामेंट तो कुछ भी कर सकती है, कभी फंडामेंटल राइट्स खत्म कर सकती है। बात समझ गए, हेंस दे बिकम, यानी कि वो पॉलिटिशियन का वो एक टूल बन के रह जाएगा फंडामेंटल राइट्स। यदि किसी का भी समर्थन हो, मेजोरिटी हो, और यदि उसका सोच हो कि फंडामेंटल राइट्स नहीं देना चाहिए, तो खत्म भी कर सकता है। वो तो अच्छा है कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, वो बहुत अच्छा इनोवेशन है सुप्रीम कोर्ट का, कि जिसके बेसिस वो बचा हुआ है फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि बहुत सारा फंडामेंटल राइट्स तुम जानते हो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो जुडिशियली इनोवेटेड डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज द ओनली लिमिटेशन ऑन द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट टू कटल और एबोलिश द फंडामेंटल राइट। बस एक ही है बैन, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर यदि वायलेट कर देगा पार्लियामेंट, बना देगा यदि अमेंडमेंट करके, फिर सुप्रीम कोर्ट जानते हो फिर नल एंड वॉइड कर देगा ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। तो सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, हम जानते हैं ना कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम में केवल आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता, बाकी सब सस्पेंड हो जाता है। तो ये अपने आप में एक ब्लॉट है फंडामेंटल, तो क्यों दिए हो। तो ये लिखा गया, द सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज अनदर ब्लॉट। इस राइट्स के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक काला धब्बा है कि आप बाकी सब फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दोगे। द प्रोविजन कट्स द रूट ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन द कंट्री बाय प्लेसिंग द राइट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इनोसेंट पीपल इन कंटिन्यूअस जेओपार्डी। नेशनल इमरजेंसी के टाइम में आप फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए, तो नागरिक का जो राइट्स है वो तो आपने जेओपार्डी में रख ही दिया, यानी कि आपने वो खतरे वाले स्टेट में रख ही दिया, पनिशमेंट वाले स्टेट में रख ही दिया। तो क्रिटिक्स का मानना ये है कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब है बेसिक राइट्स, चाहे इमरजेंसी सिचुएशन हो चाहे नॉर्मल सिचुएशन हो, फंडामेंटल राइट्स मतलब फंडामेंटल राइट्स, वो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन वो एंजॉय करने का मिलना चाहिए, तब ना फंडामेंटल राइट्स मानेंगे। तो ये अपना क्रिटिक्स का बात है। छठा देखो, सिक्स्थ क्रिटिसिज्म कि बहुत ही एक्सपेंसिव रेमेडी है जी, सही बात है। जुडिशरी देखते हो कितना महंगा है जाना, लिटिगेशन दुनिया भर का। जुडिशरी हैव बीन मेड रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जुडिशरी को बनाया गया
को डिफेंड करे, वो प्रोटेक्ट करे इस राइट्स को। हाँ, किसके अगेंस्ट? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट। मगर जुडिशियल जो प्रोसेस है बहुत एक्सपेंसिव है, और कॉमन आदमी कैसे मिलेगा कॉमन आदमी को कोर्ट में न्याय? क्योंकि उतना पैसा है भी नहीं कि कॉमन आदमी पहुंच सके। देखते हो ना, कोर्ट कचहरी का जब मामला हो जाता है कितना पैसा चला जाता है घर से। इसलिए हैंस द क्रिटिक सेड द राइट्स बेनिफिट मेनली, वही अमीर लोग को ही फायदा होता है। देखो ना, बड़ा बड़ा रिच मैन के अगेंस्ट यदि केस हो तो आराम से हैंडल कर लेता है, आराम से बेल मिल जाता है। मैं वही गरीब आदमी बेल के लिए कितना दौड़ता है जुडिशरी में। तो रिच ही आदमी को फायदा हो रहा है, जो बात था। अब देखो और क्रिटिसिज्म, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब बताओ, ये तो पहले भी हम लोग देखे थे प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन आर्टिकल 22 में लिखा गया। बताओ, प्यूनिटिव नहीं है, प्रिवेंटिव है। पहले ही आप वो फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दे रहे हो उसका। हाँ, तो जो फंडामेंटल राइट्स का जो वजूद है, जो सब्सटेंस है, जो स्पिरिट है, वो अपने आप में खत्म हो जाता है आर्टिकल 22 में। इससे आर्बिट्री पावर दे रहे हो स्टेट को। और स्टेट क्या है कि बस शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर ले रहा है आर्टिकल 22 के अंदर। और हमने देखा है कि एडवांस कंट्री में आर्टिकल 22 को ऐसे यूज़ नहीं किया जाता नॉर्मल टाइम में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम में यूज़ करते हैं वो लोग। It justify the criticism that the Constitution of India deals more with the rights of state against the individual। यानी कि ये क्रिटिसिज्म है संविधान के ऊपर कि संविधान ने भी स्टेट के राइट्स को ज़्यादा फेवर किया है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल राइट्स। समझे ना? तो नोटेबली नो डेमोक्रेटिक कंट्री, पूरा दुनिया में ही बाबू कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है, इसलिए एटलीस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऐसा नहीं है जहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन तुम्हारा संविधान का हिस्सा हो। मैं इंडिया में है, और हमने क्यों डाला है तो उसका भी रीजन मैं बता चुका हूँ। वो जो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस स्थिति बहुत खराब था। अब देखो ये नो कंसिस्टेंट फिलोसफी। अब यहाँ पे देखो कई क्रिटिक्स ये भी कहते हैं द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एनी फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल। जो भी फंडामेंटल राइट्स बना है कोई भी एक फिलोसॉफी से लिया गया नहीं है वो चीज़। एक होता है ना कि किसी का विचारधारा कार्ल मार्क्स से हुआ, या फिर कोई भी बड़ा फिलोसोफर का विचारधारा, उससे कोई मिलता जुलता कंसिस्टेंट फिलोसॉफी नहीं है। सर आइवर जेनिक कहते हैं कि व्यू व्हेन ही सेड दैट फंडामेंटल राइट्स प्रोक्लेम बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बेस्ड ऑन नो कंसिस्टेंट, यानी कोई भी कंसिस्टेंट फिलोसफी पे बेस्ड है ही नहीं। द क्रिटिक्स सेड दैट दिस क्रिएट्स डिफिकल्टी फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। इसलिए कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इंटरप्रेट करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक कंसिस्टेंट फिलोसफी पे बेस्ड होता है हमारा फंडामेंटल राइट्स, तो ज़्यादा आसान होता है उसको देखने के लिए कि जिस फिलोसफी से आया था उस फिलोसफी का आधार क्या है। मैं यहाँ पे कोई कंसिस्टेंट फिलोसफी फॉलो ही नहीं किया गया। हाँ ठीक है, क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, नहीं ठीक है, क्रिटिसिज्म अपनी जगह है, हमें सभी चीज़ जानना है। और फंडामेंटल राइट्स का सिग्निफिकेंस भी तो है, इंपॉर्टेंस भी तो है ना। तो वही बोला कि इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म और शॉर्टकमिंग, जो भी लिमिटेशन है फंडामेंटल का वो अपने जगह है, और सिग्निफिकेंस तो है इसका। जैसे एग्जांपल देखो, नंबर 1 देखो, दे कॉन्स्टिट्यूट द बेड रॉक ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि बिना फंडामेंटल राइट्स का डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकता किसी भी कंट्री। फाउंडेशन स्टेज है, फाउंडेशनल स्टेज है फंडामेंटल राइट्स। जानता नहीं, पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ये फेवर करता है फंडामेंटल राइट्स, और डीपीएसपी क्या करता है, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रभाव करता है, बढ़ावा देता है। तो इसलिए ये बैकड्रॉप है, ये फाउंडेशन है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए फंडामेंटल राइट्स, इसलिए इसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा देखो, ये नेसेसरी कंडीशन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से आदमी लोग का मटेरियल गेन हो रहा है, स्पिरिचुअल गेन हो रहा है, इंटेलेक्चुअल गेन हो रहा है। बताए थे ना कभी क्लास में, बिल्कुल इससे मटेरियल और मोरल प्रोटेक्शन मिलता है इंसान को, नागरिक को, और कहीं तो जानते हो नॉन सिटीजन को भी मिलता है बहुत सारा फंडामेंटल राइट्स का लाभ। इट्स सब एज अ फॉर्मिडेबल बुलमार्क ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि ये पूरी तरीके से इंडिविजुअल लिबर्टी पे काम करता है, इंडिविजुअल लिबर्टी को बढ़ावा देता है। देखो ना आर्टिकल 19, हाँ आर्टिकल 20 देखो, आर्टिकल 22 देखो, दे फैसिलिटेट द एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि ये फैसिलिटेट करता है फंडामेंटल राइट कि जो लैंड में जो लॉ होगा, लैंड का जो रूल होगा वो लॉ का होगा, आदमी का नहीं होगा। तो दे प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, देखो माइनॉरिटी को लेकर है कि नहीं है बताओ, आर्टिकल 30 में, आर्टिकल 29 में भी, तो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करता है, वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करता है ये, तो इसलिए सिग्निफिकेंस है। इसका मतलब ये नहीं कि सिग्निफिकेंस नहीं है। हमारे सेकुलर फैब्रिक को, यानी कि यहाँ पे हर धर्म के लोग रह सकते हैं, उसको भी एम्पावर्ड करता है, उसको भी स्ट्रेंथन करता है। और गवर्नमेंट का जो एब्सोल्यूटनेस, जो गवर्नमेंट का अथॉरिटी का जो एब्सोल्यूटनेस है, जो ट्रायनी है, उसको भी चेक करता है फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि कुछ भी आप ऐसा काम करोगे फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा बीच में, समझे ना कहीं ये फाउंडेशन स्टोन क्रिएट करता है सोशल इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस के लिए। ये डिग्निटी और इंडिविजुअल का रेस्पेक्ट को भी इंश्योर करता है, उसको भी बढ़ावा देता है, और एटलीस्ट ये पीपल को अवेयर करवाता है, फैसिलिटेट करवाता है कि वो भी
पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में डिसीजन मेकर बन सकते हैं। तो हाउ कैन यू से डैट कि फंडामेंटल राइट्स का रिलेवेंस नहीं है? बहुत रिलेवेंस है, हमें इंपावर, सिटीजन को इंपावर करता है कि नहीं बताओ? चलो कंप्लीट कर दिए हैं। और यहाँ पे देखो लक्ष्मीकांत से ही लिया गया है ये नोट्स से, देखो राइट्स आउटसाइड पार्ट 3, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का जो पार्ट, उससे और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित भी है, बहुत सारा चीज़, मतलब किसी न किसी तरीके से संबंधित है, वहाँ पार्ट 3 में प्रेजेंट नहीं है। देखो, तो बिसाइड द फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड इन पार्ट 3 देयर आर सर्टेन अदर राइट्स कंटेन इन अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस राइट्स, देखो दूसरे पार्ट में होगा तो या तो वो लीगल राइट्स होगा, वही नॉन फंडामेंटल राइट्स होगा, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होगा। एग्जाम्पल देखो बच्चे लोग, नो टैक्स शैल बी लेविड, यानी कोई भी टैक्स नहीं उठाया जा सकता, कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 265 में। कौन सा पार्ट में दिया गया? पार्ट 12 में दिया गया है, क्योंकि ये भी आदमी के लाइफ से रिलेटेड है ना, टैक्स उठाने वाला चीज़। मैं ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मगर चूंकि मिलता जुलता प्रोविजन है, बट कहाँ पे है तुम्हारा? पार्ट 12 में है। आया समझ में? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव, वही राइट टू प्रॉपर्टी वाला चीज़ कहाँ डाल दिया गया? आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। आया समझ में? ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, यानी कि ट्रेड कॉमर्स करना हो, इधर उधर जाना हो, है ना, व्यापार करना हो तो पूरा कर सकते हो, बट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं हो। क्या वो? आर्टिकल 301 पार्ट 13 में लिखा गया है वो। द इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, वही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, आर्टिकल 326 में लिखा गया है, जो कि पहले भी पढ़ चुके हो, पार्ट 15 में। समझ गए? हाँ, तो इवन दो द अबव राइट्स आर ऑल्सो इक्वली जस्टिसेबल, हाँ जो भी राइट्स पढ़े हो बच्चे लोग, जो कि पार्ट 3 से अलग है, वो भी जस्टिसेबल है, क्योंकि वो लीगल राइट्स है, बट वो फंडामेंटल राइट्स नहीं, वो अलग है। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यदि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32, क्योंकि आर्टिकल 32 अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का। बट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ अबव राइट्स, यानी कि दूसरा जो राइट्स है, लीगल राइट से वायलेशन हो जाए, तो उस समय आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, क्योंकि हाई कोर्ट का जो रीट का जुरिस्डिक्शन है वो बड़ा है, वो बाकी विषय को भी ले सकता है ना, ऑर्डिनरी लॉ का विषय भी ले सकता है वो। तो समझ गए ना बच्चे लोग? मैंने कंप्लीट कर दिया है, टोटल कंप्लीट, फंडामेंटल राइट्स कंप्लीटेड।